चल सो एवरीवन रेडी? क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन की सेकेंड क्लास अटेंड कर रहे हैं और इसमें हमें पढ़ना है फ्रिक्शन और सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ना है? एक्चुअली सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे इसे सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? तो हम लोग अभी दो चीजें पढ़ेंगे आज, एक पढ़ेंगे फ्रिक्शन और दूसरा पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो मैं कंटेंट कवर करने वाला हूं उसको बहुत कट शॉर्ट करके मैंने अभी बता ही दिया। एक लास्ट में आपको पॉइंट और दिख रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ नया नहीं है, बस इसके बारे में मुझे 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और आप एनालाइज कर लोगे कि क्या करना है यहाँ, ठीक है? तो इस थर्ड वाले फोर्स के लिए टेंशन नहीं लेनी है, ये हमें ऑलरेडी आ जाएगा जब हम सेंट्रीपिटल पढ़ लेंगे तो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करें तो होता क्या है? बहुत ही ध्यान से सुनना मुझे। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। लेकिन सिर्फ रिलेटिव मोशन बोलेंगे ना तो एक पॉइंट मिस कर जाएगा, तो हम यहां पे उसे ऐड भी करेंगे। हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी। क्या क्या? रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी, ये इन दोनों को अपोज करता है। इज दिस पार्ट इज ओके? मींस अगर मैं ये जो प्लेटफॉर्म नीचे रखा हुआ है मैं इसे पुश करूं और ये मूव ना हो रहा हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा। इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। यहां पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, बॉडी मूव करना चाहती है बट हो नहीं पा रही क्योंकि हम उतना फोर्स लगा नहीं पा रहे हैं जो कि फ्रिक्शन के द्वारा लगने वाले फोर्स को क्या कर सके? कंपनसेट कर सके, उसको एक्सीड कर सके। क्लियर है मेरा ये पॉइंट? फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे तो यहां पे आप 3 की बात करोगे बट थर्ड सिंस हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो 3 तरह के फ्रिक्शन होंगे हमारे। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट जो हमारा फोर्स लगेगा यहां पे, इसे हम लोग यहां स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे। क्या नाम दोगे इसे आप? स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम दोगे। दूसरा जो हमारा पार्ट आएगा इसे हम लोग यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे। सेकेंड है हमारे पास हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं, मैंने जैसा कि बोला एक और फ्रिक्शन हमें पढ़ना है बट हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम ज्यादा उसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। दैट इज, नाम पता है क्या किसी को? इट इज रोलिंग फ्रिक्शन। क्या ये तीनों पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर हो गए? बिल्कुल। फर्स्ट जो हमारा फ्रिक्शन है ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। अब आते हैं फर्स्ट और सेकेंड को समझते हैं। अगर मैं यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो ये हमेशा फ्रिक्शन का वो वाला पार्ट है जहां पे हम टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे होते हैं। तो पहले वाले में आप क्या कर रहे हो? आप टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हो। तो यहां पे हम लोग ये बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लें, यहां पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। यहां है क्या हमारे पास? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। और अगर मैं यहीं पे सेकेंड पार्ट जो हमारे सामने है काइनेटिक फ्रिक्शन यहां बोलूं तो यहां क्या होगा बेटा? यहां होगा हमारे पास एक्चुअल रिलेटिव मोशन। यहां पे हमारा एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला है। क्लियर है? यहां अभी टेंडेंसी है, मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है और मूवमेंट जब स्टार्ट हो गई तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो जब तक आप फोर्स लगा रहे हो और रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम आएगा। और जैसे ही हमारा मोशन स्टार्ट हो गया अब वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहां पे इसके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे जो आता है यह आता है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा फोर्स है ये? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप को नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। दूसरा यहां जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। थोड़ी एक कहानी मैं आपको इसके ऊपर सुना देता हूं।
इस कहानी को आप सुन लोगे ना तो आपको ये पॉइंट जो है ना फिर भूले नहीं भुलाएगा, याद रखोगे बिल्कुल, है ना। इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की। सिंपली आप ये सोच के देखो कि आप किसी कमरे में बैठे हो, किसी चेयर पे बैठे हो, और कुछ छोटे छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल के बच्चे आकर आपको उस चेयर से खींच के उठाना चाहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहते हैं? चेयर से खींच के उठाना चाहते हैं, या मान लो आप कहीं खड़े हो, आपको खींच के ले जाना चाहते हैं। एक बच्चे की जो कैपेसिटी है ना मैक्सिमम आपके ऊपर फोर्स लगाने की, वो है 50 न्यूटन की, ठीक है। और आप जो मैक्सिमम फोर्स से उसको अपोज कर सकते हो वो कितना है? वो है 200 न्यूटन का। तो पहला बच्चा आएगा, क्या आप पूरा का पूरा फोर्स लगा दोगे 200 न्यूटन उससे बचने के लिए? नहीं। वो आपके ऊपर कितना फोर्स लगा सकता है? 50 न्यूटन का। आप उसे अपोज कितने से करोगे? 50 से ही कर दोगे, जितने की जरूरत है उतने से अपोज कर दिया, वो मुझे खींच के नहीं ले जा पाया। दूसरा बच्चा भी आ गया, आप दोनों मिलके खींचने लगे, 100 न्यूटन लगाने लगे आपके ऊपर। अब आप क्या 200 लगाओगे? बोलेंगे अभी भी 200 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अभी भी जरूरत नहीं है। तीसरा आएगा 150 लगाएगा, 150 में भी हम 150 लगा के ही बच जाएंगे, 200 में भी 200 लगा के बच जाएंगे। लेकिन अगर मान लो उसमें जो फोर्थ वाला बच्चा आया है ना, वो 50 से 1-2 न्यूटन ज्यादा लगा सकता है, तो अब क्या होगा? आपकी कैपेसिटी कितने की? सिर्फ 200 की, और वो अब 200 से एक्सीड कर गए। क्या आपको हल्का खींच लेंगे? और एक बार जैसे ही आपको खींचना स्टार्ट किया, आप खुद इमेजिन करके देखो, या कभी अगर ऐसा हुआ हो तो आप ध्यान में लाकर देखो, जब तक आप बिल्कुल टग ऑफ वॉर में बिल्कुल अपने पैरों को जमाए रखते हो तब तक तो कुछ नहीं होता। एक बार मूवमेंट शुरू हो जाती है तो फिर मूव कर जाते हो कि नहीं कर जाते हो, है ना। फिर उतनी भी फोर्स लग रही हो जितने से आप पहले उसे अपोज कर रहे थे, तो भी आप आराम से मूव कर जाते हो। होता है ना ऐसा। बहुत सिंपल सा फंडा है, बॉन्ड बनी हुई है, 2 सरफेस है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। जब तक बॉन्ड बना हुआ है तब तक तो फोर्स लग रहा है, वो अपोज कर रहा है। वंस बॉन्ड टूट गया तो तुरंत बॉन्ड थोड़ी ना बनेगा, बनेगा क्या? तो एक बार जब मोशन स्टार्ट हो गया तो जो अपोज करने की उसकी कैपेबिलिटी थी वो क्या हो गई? कम हो गई। और वो जो कम हुई वो अब कम ही रहेगी, वैसे ही रहेगी जब तक कि वो मूव कर रहा है। एम आई करेक्ट? क्लियर है ये? तो ये बात याद रखेंगे हम। ये 2 हमारे पास पॉइंट हैं, इन्हें याद रखेंगे। पहला क्या कि ये सेल्फ एडजस्टिंग है, दूसरा इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है, जहां पे म्यू क्या है हमारा? ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और कौन सा? स्टैटिक वाला। क्लियर है ये? सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में बोलेंगे इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। ये क्या है हमारा? एक कांस्टेंट फोर्स है। और अगर हम इसकी सेकेंड पॉइंट को लिखें कि यहां पे एफ काइनेटिक की वैल्यू कितनी होती है? इट इज म्यू के इंटू एन। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और यहां एन क्या है बच्चों? व्हाट इज एन? एन इज बेसिकली द नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस। आई होप बेसिक्स आपको क्लियर हो गए। बस इतनी सी बात है फ्रिक्शन की थियरी में। अब जो जो पॉइंट आएगा ये सब न्यूमेरिकल्स हैं एक तरीके से, जिनको हम एज अ थियरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं अब आपको क्या, कि अगर हम फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा? अभी आपने देखा ना, 50 की जरूरत थी 50 लगाया, 100 की जरूरत थी 100 लगाया। मींस जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे, और एक बिल्कुल किस तरीके से वैल्यूज चेंज हो रही थी? अभी जस्ट बताया ना, जितने की जरूरत थी उतनी लगाकर बदलती जा रही थी। तो शुरुआत में जब आप इस रिलेशन को देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब आगे क्या होगा? जब आप f की लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाओगे, यहां पे मान लो ये जो वैल्यू आपने अभी निकाली है ना, दिस वैल्यू इज f लिमिटिंग। आप f लिमिटिंग तक पहुंच गए। अब बॉन्ड्स टूट गए, मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन स्टार्ट होगा तो अब जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उसके बाद क्या रहनी है? ये हमेशा कांस्टेंट। तो शुरुआत में क्या था आपके पास? अगर मैं इनिशियल पॉइंट्स पे बात करूं तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, और बाद की अगर हम बात करें तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अब
यहां पे हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू एन के बराबर हमें दिखाई दे रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी को? सभी बता दो जल्दी से, क्लियर है क्या? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ जाए तो ये अगर ग्राफ किसी ने पूछा आप आराम से ग्राफ बता सकते हो। शुरुआत में आपके पास कांस्टेंट स्लोप वाला लाइन है, बाद में वही क्या हो गया है, एक स्ट्रेट लाइन हो गया है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू को अटेंड कर चुका है। आगे आते हैं, यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। हम लोग बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की और इसे रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे आर से। देखो अगर हम फोर्सेस की बात करें, फोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कांटेक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहले को आप क्या बोलोगे? कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स होता है ऐसा फोर्स जिसको लगने के लिए कांटेक्ट की जरूरत हो। एक्चुअल में दो बॉडीज में कांटेक्ट हो रहा है, तभी जाकर वो फोर्स क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा, अदरवाइज एक्ट नहीं करेगा। और नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो कि विदाउट एनी कांटेक्ट एक दूसरे पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे दो मासेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखी हैं, क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं? सोचो ना, ये पेन है, इस पेन पे ग्रेविटेशन के कारण फोर्स लग रहा है कि नहीं? अर्थ के कांटेक्ट में है क्या? ये नहीं है, लग रहा है ना। दो चार्जेस को लिया, क्या वो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं विदाउट कांटेक्ट? लगा सकती हैं। लेकिन क्या फ्रिक्शनल फोर्स विदाउट कांटेक्ट लग सकता है? नहीं लगेगा। क्या नॉर्मल रिएक्शन विदाउट कांटेक्ट लग सकता है? नहीं लगेगा। तो ऐसे फोर्सेस जिनको लगने के लिए कांटेक्ट की नीड हो, वो क्या कहलाती हैं? कांटेक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। तो अगर हम किसी भी बॉडी के बारे में बात करें, मान लो कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक मास को प्लेस करके बता दिया गया है। हमें बोला गया है कि इसके ऊपर आप कोई एफ फोर्स लगा रहे हो, मास इसका m है और इसका सरफेस जो है ये फ्रिक्शनल है, इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो आप जब इसके ऊपर F फोर्स लगाओगे m मास की बॉडी के ऊपर, तो क्या यहां पे एट द सेम टाइम दो फोर्सेस ऐसी एक्ट करेंगी जो कि कांटेक्ट फोर्सेस हो? पहली फोर्स यहां पे एक्ट करेगी आपकी कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन। आप बोलोगे यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो है ये हमारा पहला कांटेक्ट फोर्स है, और दूसरा इसकी टेंडेंसी आगे मूव करने की है, तो क्या पीछे की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा? तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है और दूसरा जो फोर्स हमारे पास हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या ये दोनों के दोनों यहां पे कांटेक्ट फोर्सेस हैं? इन दोनों कांटेक्ट फोर्सेस का अगर मैं नेट वैल्यू निकाल लूं, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कांटेक्ट फोर्स का नाम दे देते हैं। इज दिस पार्ट इज ओके? तो मैं यहां पे r की वैल्यू लिखना चाहता हूं। r को मैं क्या लिख सकता हूं? n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर एंड देयर इज अ रूट ओवर इट विल गिव मी द कांटेक्ट फोर्स। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी किसी को? जल्दी से हाना बोल दो। r इज इक्वल टू रूट अंडर n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या लिखने में किसी को? अगर कंफ्यूजन हो तो एक पॉइंट और भी यहां पे दिमाग में सेट कर लेना। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, स्टैटिक और काइनेटिक में अलग अलग हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां भी दो रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। एक जगह पे आप क्या लिखोगे, यहां पे म्यू एस इंटू एन लिखोगे, दूसरी जगह आप क्या लिख सकते हो? म्यू के इंटू एन। म्यू एस इंटू एन तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो गया ना। आप उससे कम फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन में जो फोर्स आपने वहां पे लगाया है आपको वही लिखने की जरूरत होगी। अभी जैसे 50 लगाया था तो 50 ही लिखेंगे, 100 लगाया है तो 100 ही लिखेंगे। इज दिस पार्ट इज ओके? डन है बिल्कुल। ये फॉर्मूला आप याद रखना, काम आता है बच्चों, बहुत जगह पे पूछा जाता है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हम बात करते हैं यहां से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। अभी हमने जस्ट कांटेक्ट फोर्स को डिफाइन किया है। अगर मैं उसको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता, मैं उसे फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता, आपका फिर से यहाँ पे ध्यान चाहिए बच्चों। मान लो कि ये मुझे एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये किसी सरफेस पे प्लेस था, दो फोर्सेस यहाँ पे लग सकती थी। अभी जस्ट इन दो फोर्सेस के बारे में आपने बात की थी, कौन कौन सी? एक लग रही है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरी क्या लग रही है बेटा? एक है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है हमारा सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन। एम आई राइट?
ऊपर हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे n को और पीछे किसको दिखा रहे हैं, f को। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, क्या इनके इन बिटवीन कहीं पे होगा? मैं एंगल की बात नहीं करता, एंगल तो क्या होगा, चेंज हो सकता होगा, क्योंकि जैसा मैग्नीट्यूड लोगे आप n का, जैसा मैग्नीट्यूड लोगे आप f का, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज होना पड़ेगा ना। एम आई राइट? तो मैं यहां पे क्या ले रहा हूं बच्चों, मैं बोल रहा हूं सिंपल कि अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का यहां पे नेट लेता हूं, तो नेट जो फोर्स आएगा वो कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट अपना दिखाता हुआ मुझे दिखाई देगा। इज दिस पार्ट इज ओके? इसको मैं यहां पे r से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड आप अभी निकाल कर देख चुके हो। ये जो r वेक्टर है हमारा, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, उस एंगल को आप क्या कहते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हो। तो ये जो थीटा एंगल यहां पे है, ये थीटा ही क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे अभी जो मैंने बातें बोली है ना, उसमें एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग है ना। तो अभी इसको पढ़ते हैं, पढ़ के आपको वो मिसिंग पॉइंट भी क्लिक करेगा। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड व्हाट, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉट फ्रिक्शन ओनली। यहां पे कौन सा फ्रिक्शन है ये, दिस इज बेसिकली द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम दोगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे हमने जो R निकाला है वो R स्पेशल R है। क्यों स्पेशल R है? क्योंकि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच में लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू दे रहा है। इज इट ओके? फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में फर्क क्या है, बताओ बालक। सही है ऐसे, बट इसको और अच्छी वे में हम बोल सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कैन एक्ट ऑन द बॉडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है ना? वो क्या है, हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है जो कि उस बॉडी पे लग सकती है। इससे ज्यादा फ्रिक्शन दिए हुए कंडीशंस में आप नहीं लगा सकते। जो कंडीशन आपको दिया हुआ है उसमें उससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल ना हो। क्लियर है ये? हाँ बेटा। हाँ, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तभी तक आप उसके बारे में बात कर पाओगे। वंस बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, देन हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, हम वहां से काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं ना, वहां पे हमें म्यू के और म्यू एस अलग अलग करके दिया नहीं जाता। और अगर ये दिया नहीं जाता तो आप दोनों को क्या मान लेते हो, म्यू मान लेते हो। और वैसे केस में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आप खुद ब खुद किसके बराबर मान लेते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। वो अलग बात है। बट अगर एक्चुअल सिचुएशन हम देखें तो ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग हैं, और दोनों वैल्यूज में भी थोड़ा फर्क होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के मल्टीप्लाइड बाई एन। डन है? ध्यान से देखते हैं। अब यहां पे इस थीटा को मुझे निकालना है, तो मैं यहां पे अगर अब इस tan थीटा को लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ, क्या लिखूं मैं? एफ लिमिटिंग डिवाइडेड बाई एन लिख सकता हूं। एफ लिमिटिंग क्या है हमारे पास, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइडेड बाई एन। एन से एन कैंसिल हो गया और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इट इज tan इनवर्स म्यू एस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई कंफ्यूजन है कहीं पे, कोई डाउट नहीं? तो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब यहां से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। आपको बोला गया है कि ब्लॉक बी को जो है ना, यहां पे हम लोग पुश कर रहे हैं किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिससे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v के इक्वल हो जा रही है। अब मुझे बोला गया है कि यहां पे इस सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये म्यू के इक्वल दे रखा है। ठीक है ना? मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि अगर b जो है ना हमारा रेस्ट पे आ जाता है थोड़े समय के बाद, तो वो समय कितना होगा, कितने टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ पाएगा। ठीक है? तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, ये क्वेश्चन तो मोह माया हो ही जाएगा, है ना, कर लेंगे इसको, कोई टफ नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए, जिससे ऐसा कोई और भी सवाल आए तो हम आराम से कर लें। तो मैं आता हूं कॉन्सेप्ट पे। छोटा सा पॉइंट आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा। यहां पे मेरा सवाल यह है कि यहां पे फ्रिक्शन के कारण हो क्या रहा होगा,
क्या यहाँ पे फ्रिक्शन ही इसे रिटार्ड कर रहा होगा? फ्रिक्शन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकाल लूं, एफ के की वैल्यू यहाँ पे निकाल लूं, तो क्या मैं उसे म्यू टाइम्स ऑफ एन के बराबर लिख सकता हूं? और अगर मैं इस जगह पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, मैं इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, तो मैं बोलता नीचे mg लग रहा है, ऊपर n लग रहा है, आगे इसकी मूविंग टेंडेंसी है, तो पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। मैं क्या इस फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को भी लिख पाऊंगा आप? n मुझे पता है ना, n कितना है बेटा? डायग्राम देखकर बताओ। mg, तो मैं इसे लिखूंगा म्यू mg। ऑटोमेटिकली अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं इसके कारण, तो क्या मैं इसे म्यू mg डिवाइडेड बाई m लिख लूंगा, दैट इज इक्वल टू म्यू जी। तो देखो मैंने किया क्या, मैंने सिंपल वे में फोर्स निकाला जो कि इसे अपोज कर रहा है। दूसरा काम क्या किया? रिटार्डेशन की वैल्यू निकाली, या जो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हमारा है उसे हमने कैलकुलेट किया ना? कैसे किया? फोर्स बाई मास करके हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, क्या मोशन का थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं? तो बाई अप्लाइंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, क्या लिखोगे? म्यू जी इंटू एक्स। कोई दिक्कत है क्या? और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी क्या? बोलोगे कि सर ये तो x निकाला, मुझे तो टाइम निकालने को बोला गया था। कोई बात नहीं है, ये क्या निकाला आपने? मैंने अभी जस्ट बोला ना कि इससे और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट टू। तो मैं यहाँ पे अभी क्या निकाल रहा था? x की वैल्यू लिखनी होती, मैं लिखता वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी। लेकिन मुझसे सिंस टाइम पूछा गया है, तो थर्ड इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में क्यों जाए? क्या हम फर्स्ट इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जाएगा। तो आई विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन, आई विल राइट 0 इज इक्वल टू वी माइनस म्यू जी इंटू टी। सो वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई म्यू जी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है? कौन सा आंसर है बेटा? कौन सा आंसर है? डी आंसर को हम लोग टिक कर लेंगे। डन? कोई कंफ्यूजन? दोनों चीजें पूछी जाए, हमसे अगर पूछा जाए स्टॉपिंग डिस्टेंस, हमसे पूछा जाए स्टॉपिंग टाइम, हम दोनों निकाल के बता सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए। इस बार आंसर थोड़ा बहुत आपसे एक्सपेक्टेड है बेटा, है ना? आप बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या पूछा गया है हमसे? हमसे बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल कर बताइए। अगर हमारा 2 kg का मास जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे भी दिया गया है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी गई है 0.2। हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि अगर एक 2 kg का मास इस फ्रिक्शनल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ना? फ्रिक्शनल सरफेस के ऊपर हमने रखा है, तो मैक्सिमम मास हम B के जगह पर क्या रख लें जिससे ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट ना करें। मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना रहे हमारा? 0 रहे। लेकिन उस एक्सेलरेशन को 0 करने के लिए मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम मास की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम मास की वैल्यू निकालनी है। हाउ वी अप्रोच? प्रीवियस लेक्चर याद है? क्या पढ़ा था हमने? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? A इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। क्या यही होता है? आप बताओ यहां ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये जो हैंग्ड मास है, क्या वो इस बॉडी को नीचे ड्रैग करना चाह रहा होगा? मैं उसके मास को अभी अज्यूम कर लेता हूं m, तो ये हो गया mg। आप बताओ अपोजिंग फोर्स कहां से लग रहा होगा? सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स ही यहां पे अपोजिंग फोर्स होगा क्या? और कुछ तो अपोज करने वाला है नहीं, तो यहां पे अपोजिंग फोर्स हमारे पास है माइनस ऑफ 0.2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई जी, और डिवाइड किससे कर दोगे आप? m+2 से। अगर मैं एक्सेलरेशन को 0 लेता हूं, a मेरे पास क्या है? अगर 0 है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो कोई फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना। बचेगा क्या हमारे पास? mg इज इक्वल टू 0.4g। g से g को हटा दिया और m की वैल्यू क्या कोट कर देंगे बेटा? 0.4 kg। टफ है क्या? टफ है क्या? नहीं।
ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ बनाए जा सकते हैं, जानते हो कैसे? क्या बेटा? ऑप्शन सी। क्या बेटा? जी की वैल्यू पुट करोगे तो हमने तो पहले से ही डाल दिया ना बेटा, हमने तो उससे फोर्स ही बना दिया है ना, हमने एमजी ही बना दिया है। अगर कोई मुझसे यहाँ पे पूछता न्यूटन में क्या होगा, तो हम बोलते हैं कितना होता है हमारे पास, कितना न्यूटन आंसर आता? 4 न्यूटन आंसर आता। यहाँ पे हमसे केजी में पूछा गया है तो हम मास की वैल्यू बताएंगे। जी हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, यहाँ से आगे बढ़ जाए। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, जानते हो कैसे बनता? मैं बोलता यहाँ पे कि एक चेन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक चेन। चेन का कुछ पोर्शन हैंग्ड है और बाकी कहाँ है? बाकी उस सरफेस पे प्लेस्ड है। आपको बताना है कि ऐसे केस में चेन का कितना पोर्शन हमारा हैंग्ड हो जिसके लिए एक्सेलरेशन नहीं होगी, है ना? आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको जो है ना, जो उसके ऊपर मास रखा है और जो हैंग्ड मास रखा है, दोनों को अलग अलग करना होगा। मान लो 1/3 जो आपका मास है ना, वो क्या हो गया है? हैंग हो गया है। तो कितना पोर्शन टेबल के ऊपर है? 2/3। तो अगर उस चेन का मास 3 kg है तो 1 kg क्या है? हैंग्ड है, और आपके पास 2 kg क्या है? उस टेबल पे रखा है। आपसे म्यू की वैल्यू पूछी गई है जिसके लिए इस केस में स्लाइडिंग ना हो, तो आप क्या बोलोगे? ड्राइविंग फोर्स इज 10 न्यूटन, बोल सकते हो ना, 1g के इक्वल होना है। और आपका जो अपोजिंग फोर्स है वो म्यू इंटू 20 के इक्वल होना है कि नहीं होना है? तो म्यू इंटू 20 इज इक्वल टू 10, सो म्यू इज इक्वल टू हाफ। कर लोगे? करना क्या है? यही करना है जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। डन? चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूं? अभी जस्ट आपने ऐसा ही क्वेश्चन किया ना, तो ये क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप खुद से करोगे इसे। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। आगे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। थोड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से बोर्ड पे देखो और क्लियर करने की कोशिश करो। आप सभी का 5 मिनट का पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, तभी ये दिमाग में जाएगा, नहीं तो ये फिर बाउंस कर जाएगा। ठीक है? एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है? तो एंगल ऑफ रिपोज हमारा वो एंगल है, वो इंक्लिनेशन है किसी सरफेस का, जिस सरफेस पे अगर आप किसी मास को प्लेस करते हो तो वो मास अपनी ओन वेट के कारण स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। मान लो, थोड़ा एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियरिटी आएगी। मान लो कि मैंने यहां पे एक सरफेस ले लिया है। ये इनिशियली क्या था? ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा हुआ था। अब धीरे धीरे आपने क्या किया? इसके एंगल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। ये आपका ग्राउंड है बेटा, और इसके इंक्लिनेशन को आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए जा रहे हो। एक ऐसा एंगल आएगा ना, जिस एंगल पे अगर कोई बॉडी आप इसके ऊपर रखे हुए हो तो ये अपने ओन वेट के कारण नीचे जाना स्टार्ट कर दे। से यस और नो? ऐसा आ सकता है आपके पास। यहां पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या दी हुई है? म्यू है, और आपका मास यहां पे एम दिया हुआ है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे जब थीटा एंगल पहुंच जाएगा, इसका एंगल कितना हो जाएगा? इसका थीटा। तो थीटा एंगल पे ये बॉडी अपने ओन वेट के कारण यहां पे स्लाइड करनी स्टार्ट कर देगी। तो जिस एंगल पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए उसे आप क्या नाम दोगे? एंगल ऑफ रिपोज का। कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्या? वाई नॉट? होगा कैलकुलेट। देखा जाए कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहां पे बोलते हैं बेटा कि अगर मैं मास की बात करूं तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? यहां पे mg। mg का क्या एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होगा, जिसे आप mg साइन थीटा कह सकते हो। दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा क्या, जिसे हम mg cos थीटा कह सकते हैं। ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन, और अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे की ओर होने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या इसी प्लेन पे अलोंग द प्लेन ऊपर की ओर लग रहा होगा। डन है क्या? ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्लियर है? अब क्या करना होता है? आप करते क्या हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? दो ही काम ना। पहला हम अलोंग द प्लेन बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अलोंग द प्लेन आपसे डिस्कशन करता
तो मैं बहुत ही आराम से लिख सकता था mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। क्या ये हमारे पास हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाता? मैं बिल्कुल लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूं, इससे जैसे ही बढ़ाओगे ना स्लाइडिंग होने लगेगी। इस पॉइंट पे जो है ना बिल्कुल टेंडेंसी आ गई है। अब 0.001 चेंज भी जो है ना वो क्या करेगा, वो यहाँ पे स्लाइडिंग को स्टार्ट कर देगा। तो हम उस लिमिटिंग सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं यहीं पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन बात करूं तो आप बताओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होना है, जल्दी से बोलना। इस बार क्या एम एन हमारा mg cos थीटा के बराबर है। यहां से क्या मैं अब f की लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकता हूं क्या? इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n, दैट कैन बी रिटन एज म्यू mg cos थीटा। क्या आप सभी अग्री करते हो मुझसे? यहां तक सभी अग्री करते हो? अब बताओ आपके पास यहां फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा है? लग कितना रहा है? हम बोलेंगे सर जो भी mg साइन थीटा है उसको अपोज करने के लिए अभी तक लग रहा था, तो कितना था वो? mg साइन थीटा था। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू mg cos थीटा होती है। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं तो इसके जस्ट आगे क्या स्लाइडिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम 200 न्यूटन तक रोकने की कैपेसिटी थी, 200 तक लगाया तब तक तो रुका हुआ था ना। 200 से जैसे ही 200.001 हुआ क्या हो जाएगा? क्या स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी? हाँ या ना? हम बस उसी को इक्वेट करके यहां देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारा जो mg साइन थीटा होगा फ्रॉम 1 and 3 है ना, 1 और 3 से देख रहे हैं, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। mg से mg को हटा दिया, tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों? क्या म्यू के बराबर आ गई? और थीटा को क्या अब आप tan इनवर्स म्यू लिख सकते हो? से यस और नो लिख सकते हो? तो आपके पास थीटा क्या निकल कर आया यहां पे? tan इनवर्स म्यू, जिस पे आपका जस्ट स्लाइडिंग यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द एंगल inclination of the surface at which sliding will start। यहां से हमारा क्या हुआ है? हमारी स्लाइडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां पे 2-3 बहुत प्यारे सवाल बनते हैं बच्चों, उन सभी को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहां, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इफ थीटा इज स्लाइटली या थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, आप सभी का कंसंट्रेशन चाहिए बेटा। मैं बोल रहा हूं हमारा जो थीटा है ना वो क्या है? हमारे एंगल ऑफ रिपोज से कम है। थीटा हमारा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज से कम है। और मुझसे पूछा गया है आर निकाल कर बताओ। क्या निकाल कर बताना है मुझे? आर। आर का मतलब तो जानते हो ना, क्या होता है? आर क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। और हमें क्या बोला गया? इस केस में आप कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल के बताओ। कैसे बताओगे? सारे इक्वेशंस हमारे सामने हैं। अगर मैं आर की बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ रिपोज से पहले की बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या mg साइन थीटा होगा? जितने की जरूरत है उतनी लगाएंगे, जितने की जरूरत है उतनी ही लगाएंगे। एम आई करेक्ट? जितना चाहिए उतना ही लगाओगे ना। और चाहिए कितना? mg साइन थीटा, तो लगाएंगे कितना? mg साइन थीटा। फ्रिक्शन हमारा हो गया mg साइन थीटा। नॉर्मल क्या है हमारा? mg cos थीटा। और r का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो यहां हम लिखते हैं mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस mg साइन थीटा का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा दिया है? रूट। आप मुझे बताओ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कहीं पढ़ा सा है क्या? कुछ दिखा सा है? क्या देखा है? क्या इनकी वैल्यू 1 होती है? तो एक काम तो खत्म ही हो गया ना। तो यहां से मैं mg को कॉमन बाहर निकाल लूं, आंसर mg आएगा क्या?
तो जब तक आप एंगल ऑफ रिपोज तक नहीं पहुंचते हो तब तक वहां पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होता है वो किसके बराबर होता है? mg के बराबर। इज दिस पार्ट इज ओके? तो अगर मान लो आपका एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री है और आप 44 डिग्री तक की बात कर रहे हो, तब तक वहां पे आपका r का वैल्यू क्या होने वाला है? mg के बराबर। मींस इट विल कैरी अ कांस्टेंट वैल्यू। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं यहीं पे। हाँ बेटा, क्या बेटा? कहां पे? क्यों? एम स्क्वायर जी स्क्वायर को तो बाहर निकाल लिया ना, जो हो गया आपका एम जी। अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। चलो आगे आते हैं, हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इफ थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, क्या लिखोगे इस बार बच्चों? थोड़ा प्लीज जल्दी से बताओ मुझे, इस बार क्या लिखना चाहिए? अब आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा? एंगल ऑफ रिपोज क्रॉस कर गए ना, तो अब आप फ्रिक्शनल फोर्स की जगह क्या लिखोगे? म्यू एम जी कॉस थीटा। सो दिस टाइम यू विल राइट आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा स्क्वायर। क्या अग्री करते हो मुझसे? अब जो फोर्स होगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक वाला ना, और यहां सिर्फ एक ही म्यू दिया गया है, तो क्या मैं उसे म्यू एम जी कॉस थीटा मान लूं? एम जी कॉस थीटा को इस बार बाहर निकाल लिया। आंसर क्या आ गया बच्चों आपके पास? एम जी कॉस थीटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्या ये भी क्लियर है आपको? जल्दी बोलो, क्या ये क्लियर है? कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 90 में क्या होती है? घटती है। 1 से कहां तक जाती है? 0 तक। cos 90 इज 0, cos 0 इज 1। तो 0 से 90 में cos की वैल्यू क्या हो रही है? लगातार घटती जा रही है। यहां भी जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे क्या आपकी वैल्यू घटेगी? मींस इनिशियली टिल एंगल ऑफ रिपोज रिएक्शन फोर्स और यू कैन से कॉन्टैक्ट फोर्स इज कांस्टेंट, एंड आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। वो लगातार क्या होगा? डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। कहीं कोई मुश्किल है? इन्फरेंस आराम से निकाल सकते हैं हम। दोनों बहुत प्यारे क्वेश्चन है बेटा, सेपरेटली एक साथ कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कर लोगे आराम से? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फेवरेट हम लोगों का है ना, पुलिंग एंड पुशिंग। पुलिंग एंड पुशिंग, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट विच साइज इज लेस देन द साइज ऑफ पर्सन हु इज अप्लाइंग दैट फोर्स। तो हम ऐसी बॉडीज की बात कर रहे हैं जिसका साइज क्या है? छोटा है। हम बड़े बॉडीज की बात नहीं कर रहे। तो ध्यान से देखते हैं और इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। एवरीवन प्लीज कंसंट्रेट कर लो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्या, ये जो आज की पूरी क्लास है ना, पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। शुरू में ही बोला था ना, तो आज थोड़ी सी कंसंट्रेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है बेटा। ये मान लो हमारे पास एक सरफेस गिवन है, इस सरफेस के ऊपर एक मास रखा हुआ था। हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे पुलिंग की। हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं F, और इसको किस एंगल पे आप अप्लाई कर रहे हो? थीटा पे। मास इसका m है और यहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो है ये म्यू गिवन है। मुझसे पूछा गया है कि हमारा पुलिंग फोर्स यहाँ पे कितना होना चाहिए जिससे ये बॉडी स्लाइड करने लग जाए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है F की वो मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ जिसके लिए यहाँ पे स्लाइडिंग पॉसिबल है। डन? क्वेश्चन दोनों क्लियर हैं? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं, ध्यान से देखा जाए। मैं पहला काम करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। उसके बिना मेरा काम नहीं होने वाला। तो मैं सबसे पहले ऐसा करता हूं, इस बार अलग से बना देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पे नीचे की ओर mg, आगे की ओर F। अगर ये आगे की ओर F लग रहा है उससे हमें दूसरे फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर है नहीं। पीछे की ओर फ्रिक्शन, और ऊपर की ओर यहां क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये चारों फोर्सेस लग रही होंगी यहाँ पे? अब आते हैं इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। F के कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे F cos थीटा लिख सकते हैं। दूसरा बेटा, ऊपर की ओर आप यहाँ पे इसका कंपोनेंट लोगे तो क्या ले लोगे?
एफ साइन थीटा। क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? अब आपके सामने आपका आंसर है, मुझे अब कुछ नहीं बताना। प्लीज आप लोग मुझे बताओ, मेरा एनर्जी बढ़ाओ। आप बताओ वाई डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हैं, मैं बात कर रहा हूं वाई एक्सिस में, तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए? एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। बहुत अच्छे बच्चों, क्या यहां से एन की वैल्यू मेरे पास एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ जाएगी? जानते हो जो हम बोलते हैं ना आगे चल के कि हमारा पुलिंग आसान होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। आप क्या कर दे रहे हो? आप नॉर्मल को ही कम कर दिए। नॉर्मल कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा क्या? अपने आप कम हो जाएगा। तो अपोज करने वाला फोर्स कम हो गया तो आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा ना। से यस और नो। इजी है। क्यों कम हो रहा है समझ आ गया ये बात? अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं यहीं पे एक्स एक्सिस की बात करता है, एक्स एक्सिस में आप क्या लिखते हैं? क्या आप एफ कॉस थीटा को आराम से यहां पे एफ के बराबर लिख देते हैं? से यस और नो। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटिंग केस, हम अगर किसकी बात कर रहे हैं? लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं। तो मैं बोलता है यहां पे कि हमारा एफ लिमिटिंग जो होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन एंड इट इज म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्या आप सभी अग्री करोगे मुझसे? मैं इस इक्वेशन को अगर सेकेंड इक्वेशन मानता हूं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं 1 मानता हूं, और इसे अगर मैं यहां पे थर्ड इक्वेशन मानता हूं, सो नाउ सेकेंड एंड थर्ड आर इक्वल और नॉट? से यस और नो। एफ लिमिटिंग और एफ बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब अगर इन दोनों को बराबर किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग इट यू विल गेट एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, प्लीज बोर्ड पे, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। एवरीवन, डू यू अग्री विथ मी और नॉट? अग्री करते हो? तो हमारे पास जो आंसर आया है, क्या इस आंसर को समझने में कोई परेशानी है? से यस और नो। नहीं ना? याद रहेगा? अब यहां पे एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो प्लीज। जानते हो जब कभी भी आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जैसा फंक्शन दिया हुआ हो, आपको किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, या रिवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे बोला y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ऐसे केस में? देन आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम याद रखेंगे। ये क्या करेंगे? हम याद रखेंगे। अब यहां पे इसका फायदा क्या है? मैंने आपसे अभी क्या पूछा था? एफ की मिनिमम वैल्यू निकालो जिसके लिए यहां पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, यही पूछा था ना? एफ मिनिमम करने के लिए क्या डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा? से यस और नो। एफ को मिनिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना होगा, और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम होता कितना है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां ए है कितना? 1, बी है कितना? म्यू। क्या हम इन दोनों को रूट अंडर यूज करते हुए रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं? आंसर क्या आ गया आपके पास? इट इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दैट्स ऑल। क्लियर है क्या? तो यहां पे अगर कोई मिनिमम वैल्यू मुझसे पूछता है, हाउ आई फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मुझे बस देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब क्वांटिटी मैक्सिमम, डिनोमिनेटर मैक्सिमम मतलब क्वांटिटी मिनिमम। वी आर इंटरेस्टेड इन मिनिमम, सो मैक्सिमम हमने निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। बट कभी भी माइनस वाले के साथ मत यूज कर लेना। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है ना? कब लगाना है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के लिए, प्लस वाले के लिए ही लगाना है। डन? आगे आते हैं। अब जब हमने पुलिंग पढ़ लिया तो यहीं पे हम लोग पुशिंग भी पढ़ लेते हैं। अब पुशिंग में मुझे कुछ बताना है क्या बच्चों? मेहनत कराओगे मुझसे? कराओगे? ओहो, क्यों कराओगे बताओ? अब ये तो खुद करोगे ना, नहीं करोगे? यहां पे लगा दिया एफ। आप लोग थोड़े शाई नहीं लग रहे हो? कुछ कुछ बोलते रहना चाहिए, इतना टेंशन में जीवन नहीं चलता है।
अगर हम लोग थोड़ा जॉली मूड में रहें, थोड़ा बहुत हंसते बोलते हुए पढ़ाई करें, तो दिमाग में चीज़ें ज़्यादा देर तक रहती है, ज़्यादा अच्छे से आती है। तो ये जो टेंशन वाला शकल है ना, इसको थोड़ा सा क्या कर दो, थोड़ा सा मुस्कुराने वाला बना लो और उसके बाद ध्यान दो यहाँ, ठीक है। और फिजिक्स ऐसे भी टफ है क्या, बताओ? हर चीज़ का लॉजिक निकलता है कि नहीं निकलता है? ठीक है, हमारे पास समय थोड़ा कम है तो हम लॉजिक में ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम फैक्ट्स पे जाते हैं। बट फिर भी जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं कोशिश करता हूं कि आपको लॉजिक बता दूं कि दिमाग में थोड़ा रिटेन ज़्यादा दिन तक रहे, है ना। तो आराम से फन की तरह लो, ज़्यादा टेंशन लेके काम नहीं करना, कंसंट्रेट करना है, ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और पिछले केस में एक बहुत बड़ा फर्क है बेटा। जब आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना, तो देखो नीचे की ओर mg, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है अभी भी। फोर्स इस बार पहले ऊपर लग रहा था, इस बार किधर लग रहा है, नीचे। इस बार हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है। ये तो वही हो गया ना, NF और mg तो सेम हो गए। फर्क कहाँ पड़ा, बस किसमें फर्क पड़ा, सिर्फ फोर्स में। तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा। अग्री करते हो? पिछली बार नॉर्मल क्या आया था बेटा, जब आपने y एक्सिस की बात की थी? तो इस बार क्या माइनस की जगह बस प्लस आ रहा है? तो इस बार आपने क्या किया, क्या बढ़ा दिया, नॉर्मल बढ़ा दिया। नॉर्मल बढ़ाया तो क्या बढ़ गया होगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन बढ़ गया होगा तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्या? यही लॉजिक यहाँ पे है बेटा। इसीलिए हम बोलते हैं पुलिंग क्या होता है, जनरली इजी होता है अगर बॉडी का साइज छोटा हो तो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग F की वैल्यू लिख देते हैं, F इज इक्वल टू F cos थीटा। और आगे का आप क्वेश्चन अब आगे सॉल्व कर लेना। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं सीधे सीधे। F इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। पिछली बार प्लस था, इस बार क्या आ गया है, माइनस आ गया है। बस इतना सा फर्क है। तो ये मैंने 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। मुझे लगता है आप सभी को ये दोनों पॉइंट्स बहुत आराम से समझ आ गए होंगे। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये खाली क्यों है? अच्छा, मैंने सोचा था कि मुझे 2 स्लाइड्स लग जाएंगी और निपटा दिया मैंने एक में ही, ऐसा कुछ था क्या? चलो जोक्स अपार्ट, आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। देखो हम लोगों को यहाँ पे 2 वैल्यूज फाइंड आउट करने को बोली गई है। मैं करने वाला हूं ही नहीं इसे, मैं नहीं कर रहा, इसलिए सुन के समझो पहले जिससे आप कर पाओ। एक प्लैंक है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। एक एंड क्या है आपका, देखो यहाँ पे सामने डायग्राम में भी दिखा हुआ है। बॉक्स कहाँ रखा है आपने, प्लैंक के ऊपर रखा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है मुझे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट इज गिवन टू अस। द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप and slides 4 meter down the plank in 4 seconds। इस प्लैंक के ऊपर ये स्लाइड करने लगा और स्लाइड करके 4 सेकंड में कितनी दूर तक पहुंच गया, 4 मीटर इसने कवर कर लिया। द कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। अब देखो इसके अप्रोच की बात करते हैं। हमें एक कंडीशन दे दिया गया है ना, हमें एक कंडीशन क्या दे दिया गया कि हॉरिजॉन्टल में जब 30 डिग्री तक इंक्लिनेशन पहुंचता है तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, और स्लाइडिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, 4 सेकेंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ये ट्रैवल कर पाता है। क्या यही है हमारा पॉइंट? अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो, मैं सॉल्व पूरा नहीं कर रहा, तो मुझे क्या क्या सोचना चाहिए, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट तो मुझे यह सोचना पड़ेगा ना कि यहां जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट कब हुई, कब स्टार्ट हुई, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे अगर जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हुई है, क्या वही हमारा एंगल ऑफ रिपोज है? और एंगल ऑफ रिपोज को यहां पे क्या आप tan इनवर्स म्यू एस लिख सकते थे? तो अगर tan इनवर्स म्यू एस लिख सकते थे तो म्यू एस क्या tan 30 होगा? और tan 30 को आप आराम से 1/√3 लिखोगे, और 1/√3 की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, निकाल लोगे ना। 1 डिवाइडेड बाई 1.732 अगर आप सॉल्व करोगे इट विल कम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.6। थोड़ा उससे छोटा होगा बट 0.6 के आसपास होगा। क्लियर? तो पहला पार्ट जो आप सॉल्व करोगे किसके लिए,
स्टैटिक वाले के लिए कैसे करोगे, आप सिंपल सा एंगल ऑफ रिपोज लगाओगे। मैं आगे लिख नहीं रहा, मैं बस सिंपल आपको हिंट दे रहा हूं। क्लियर? दूसरा, मुझे अब काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों, ये बताओ। मोशन स्टार्ट हो गया है, मोशन स्टार्ट हो गया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम मुझे दिया हुआ है ना। बचा क्या आपके पास, स्टार्ट जहां पे हुआ है इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, एक्सेलरेशन ही तो बस लेना है ना। एक्सेलरेशन को अगर प्रॉपरली लिख लिया तो काम हो गया। से यस और नो, एक्सेलरेशन होगा कितना, इट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी है, से यस और नो। मैंने लिखा एम जी साइन थीटा ड्राइविंग फोर्स, म्यू एम जी कॉस थीटा अपोजिंग फोर्स, मास से डिवाइड किया, क्या बचा, एम जी साइन थीटा के जगह पर जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा के जगह पर म्यू जी कॉस थीटा, उन्हीं दोनों को लिखा है ना। क्या अब हम आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो म्यू एस निकालने के लिए एंगल ऑफ रिपोज, म्यू के निकालने के लिए जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना, मोशन का इक्वेशन और फोर्स, अपने आप हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब आंसर निकालना आपका काम है। आंसर एसेमेटिक जरूर कर देता हूं, इट इज डी। कौन सा आंसर आएगा, डी आएगा। सॉल्व आप कर लोगे, कर लोगे, कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहे हो, कर लोगे। चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन अगेन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसे देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, और हमने जो है ना उस इंक्लाइन प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो स्मूथ है, और सेकेंड जो पार्ट है वहां पे आपने थोड़ा नहीं काफी सारा, है ना, काफी सारा क्या लगा दिया है, फ्रिक्शन लगा दिया है। क्या ये बोलने में कोई परेशानी है, समझने में कोई परेशानी है। तो इस एंगल को थीटा मान लिया, आधे को क्या कर दिया, स्मूथ बना दिया, और आधे को बना दिया फ्रिक्शनल। डायग्राम भी क्लियर है। अब हमें क्या बोला गया कि एक बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, और उसके बाद अगेन बॉटम पे आते आते कहां पहुंच जा रही है, रेस्ट में पहुंच जा रही है। तो यहां भी इसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, 0 थी, और यहां भी इसकी स्पीड क्या है, 0 है। आपको बताना है कि यहां पे म्यू की जो वैल्यू रही होगी ये क्या रही होगी, बता सकते हो क्या। कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा आइडिया लेते हैं, है ना। अब बताओ, जब तक स्मूथ था तब तक यहां पे एक्सेलरेशन कितना था बेटा, यहां एक्सेलरेशन कितना था आपका, जी साइन थीटा। कोई दिक्कत है लिखने में, है कोई दिक्कत लिखने में। अब बाद में जो है इसकी स्पीड कम हो रही है, तो जब ये रफ हुआ, फ्रिक्शनल हुआ, तो वैसे केस में अब एक्सेलरेशन कितना रहा, शायद इससे पिछले वाली स्लाइड में लिखा था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बट प्रॉब्लम ये थी, उस केस में ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था, एक्सेलरेशन नीचे की ओर ही था। इस बार एक्सेलरेशन नीचे की ओर है क्या, अगर एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता तो क्या इसकी वेलोसिटी बॉटम पे आकर 0 होती, नहीं होती ना। बॉटम पे 0 हो रही है, इसका मीनिंग ही क्या है कि यहां एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर है। अग्री करते हो, नहीं करते हो, करते हो अग्री। तो मैं यहां पे A2 की वैल्यू लिखता हूं। A2 क्या लिखना चाहिए मुझे, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, ये होगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। इज दिस पार्ट इज ओके, अप टू द प्लेन। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी है। अब क्या मोशन के इक्वेशन नहीं जानते हैं, हम जानते हैं ना। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो हम पहले बार के लिए इक्वेशन लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू A1 इंटू एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। और सेकेंड टाइम के लिए इक्वेशन 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू A2 इंटू एक्स। क्या इससे अब आराम से आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। A1 A2 आपको दोनों पता है ना, और ये वी स्क्वायर दोनों साइड में क्या होने चाहिए, बराबर। मतलब आपको 2A1 को सीधे सीधे ऐसा बोलो ना, A1 को किसके बराबर लिखना है, A2 के बराबर लिखना है। A1 A2 को आप बराबर करोगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा।
So you are writing A1 is equal to A2, A1 is G sin theta and A2 is mu G cos theta minus G sin theta. नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखूं या लिख लोगे? अब बोलो जल्दी, आंसर लिखूं या लिख लोगे? अब तो दिख गया, 2 sin theta is cos theta, so tan theta is equal to 1/2. जो भी आंसर होगा बेटा देख लेना. अब मैं छोड़ दूं यहां पे, यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, आगे सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखा जाए. ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे. सूडो फोर्स पे प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन लिया नहीं था या एक आध ही लिया था. यहाँ पे हम एक आध क्वेश्चन और ले रहे हैं. मान लो कि एक बॉडी है, एक ट्रक ही है, ट्रक आगे मूव कर रही है और उसके आगे जो है ना एक बॉक्स लगा हुआ है और गिर नहीं रहा. सरप्राइजिंग है ना, बॉक्स लगा हुआ है वर्टिकली ऐसे ही उसमें लगा हुआ है और गिर नहीं रहा है. मैं ऐसे मूव करता जाऊं पेन को अपने बॉडी में चिपका के और पेन नीचे ना गिरे. हाँ मेरे पास कुछ और भी है जिससे अटक सकता है ना, बट अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आ जाना चाहिए. आएगा. तो अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? हम इसे सॉल्व करेंगे सूडो फोर्स से. हम बोलेंगे यहां पे कि जब ये बॉडी आगे की ओर मूव कर रही है तो पीछे की ओर क्या लग रहा होगा? सूडो फोर्स लग रहा होगा क्या? अब वो सूडो फोर्स जो है क्या यहां पे नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा? और अगर वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके कारण क्या वर्टिकली अपवर्ड हमारा फ्रिक्शन लगेगा? कुछ तो बोलो. ओके, वो तो बनाऊंगा ही, वो तो बनाना ही है, उसके बिना तो सॉल्व ही नहीं होगा. सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से फिर से सुनना. अगर आपको डायग्राम से ज्यादा क्लियर होता है तो मैं डायग्राम में भी अभी दिखा भी देता हूं. मैंने बोला mg नीचे की ओर लग रहा होगा. अगर ये आगे मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स पीछे की ओर. क्या आप m अल्फा लिख सकते हो? अगर ये नीचे टेंडेंसी की स्लाइड की टेंडेंसी रखता है तो ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन ले सकते हो. आगे की ओर क्या नॉर्मल रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको. तो n है आपके पास, m अल्फा है आपके पास, f है आपके पास, mg है आपके पास. अब आगे कुछ बताने की नीड है. हम क्या लिखेंगे यहां पे अब नेक्स्ट पॉइंट पे? n इज इक्वल टू m अल्फा. सो f लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू n, दैट इज म्यू इंटू m इंटू अल्फा. क्या आराम से ये फर्स्ट पॉइंट हो गया? और क्या f की वैल्यू को हमें यहां पे mg के बराबर करना होगा. तो आप लिखोगे म्यू इंटू m इंटू अल्फा और इस साइड लिखोगे आप mg. f लिमिटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f. यहां पे आराम से आप m से m को हटा लेना और आंसर जो भी आया उसे कोट कर लेना. कौन सा आंसर आ रहा है बेटा? सी. क्लियर है ना? डन है बिल्कुल. कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का? कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग यहां से बच्चों फिर अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं. क्या? नहीं है बेटा, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मोर और लेस थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम यूज में लेकर आ सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पे आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है. देखो मैंने आपको 2 ब्लॉक का कोई भी प्रॉब्लम सिखाया नहीं है. आप अगर हमें लास्ट में समय मिलता है तो वी विल टेक दैट क्वेश्चन, अदरवाइज वो क्वेश्चन हम किसी और दिन एक्स्ट्रा किसी लेक्चर में कर पाएंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे 2 ब्लॉक का प्रॉब्लम लिया नहीं है. और अगर नीट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको उसके सवाल दिखेंगे भी नहीं. तो हम लोग उसके लिए सेपरेटली किसी दिन टाइम निकाल कर लेंगे. ठीक है. आगे हम लोग आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट से, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. प्लीज थोड़ी देर के लिए सुन लो मुझे पहले, फिर लिख लेना, है ना. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई आपसे पूछे कि कौन सा फोर्स है तो क्या बोलोगे? एग्जैक्टली मैं यहां पे बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज, मेरा थोड़ा बोलने का तरीका अलग है. ऐसा नहीं है ये रॉन्ग है, बट आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा. It is unbalanced force acting towards the center which is responsible for the circular path of the object. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? एक अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द
सर्कल, और वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या ये आप याद रख सकते हो? तो आपका काम क्या होगा, हर बार आप उस अनबैलेंस्ड फोर्स को ढूंढोगे। और न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें क्या सिखाता है? न्यूटन ने हमें क्या बोला है कि अगर आप कहीं पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हो तो वो हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो हमारा जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा वो भी क्या मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। यहां पे टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड होता कितना है? इट इज v स्क्वायर बाई आर, होता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? अनबैलेंस्ड फोर्स दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर और m ओमेगा स्क्वायर आर। इज इट ओके? तो हमसे कोई ये पूछे कि सेंट्रिपिटल फोर्स होता क्या है, तो गलती से m ओमेगा स्क्वायर आर या mv स्क्वायर आर मत बोल देना। सेंट्रिपिटल फोर्स है क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन के। सिंस एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर, इसलिए हम उसे mv स्क्वायर बाई आर कहते हैं। डन है? क्लियर है सभी को? तो अब इस केस की हम बात करते हैं। हमें क्या लिखकर बताया गया है यहाँ? सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ दैट कीप्स द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ। इज दिस पार्ट इज ओके? जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ बना के दिखाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज बोर्ड पे देख लो बच्चों, बहुत प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है। हमें बोला गया ये मास है, इसको यहां फिक्स कर दिया और ये लेंथ मेरे पास r के बराबर हो गई है, ठीक है। इसको हम लोग किसी v वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, ठीक है। मुझसे पूछा गया यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा, क्या बोलोगे? यहां सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा? सो याद ये रखना है, हियर टेंशन इज सेंट्रिपिटल फोर्स। कौन क्या सेंट्रिपिटल फोर्स है यहां पे? टेंशन इज सेंट्रिपिटल फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, क्लियर है। तो यहां पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है, यहां एक्ट कर रहा होगा टेंशन, और आप लिखोगे टेंशन इज सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस केस। टेंशन इज centripetal force in this case. Is this point is okay? क्लियर है ये भी? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब इस सेंट्रिपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर मुझे लिखना हो तो आई विल सिंपली राइट F सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू mass multiplied by acceleration, and it can be written as mv square by r, or you can say m omega square into r. क्या ये टर्म्स मुझे बताने की नीड है? v वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज रेडियस। डन। अब इसके क्वेश्चंस पे डायरेक्टली चले आते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। बोर्ड पे देखते हैं। देखो हमसे पूछा गया है कि हमारा एक व्हीकल है, वो इस ट्रैक पे मूव कर रहा है। मुझे बताना है कि यहां पर जो हमारा अपेरेंट वेट होगा व्हीकल का, वो मैक्सिमम कहां होगा? मैक्सिमम ही पूछा गया है ना। द अपेरेंट वेट ऑफ द व्हीकल इज, अच्छा मैक्सिमम कहां होगा हमसे पूछा गया है, या अगर सब जगह पे सेम होगा तो हमसे पूछा गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के तरीके पे आते हैं। सब लोग प्लीज बोर्ड पे देखो। मैं अगर पहले ए पॉइंट की बात करता तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, और क्या ये सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है? तो किसी तरीके का और कुछ भी कोई फोर्स देने की नीड है नहीं है। तो पहले केस में मैं यहां लिख सकता हूं एन ए क्या होने वाला है, इट इज इक्वल टू एम जी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट पे। बी पे नीचे की ओर क्या लग रहा है बच्चों, ऊपर की ओर नॉर्मल। अब मुझे बताओ यहां पे सेंटर किस फोर्स की डायरेक्शन में, एम जी में या एन में? नॉर्मल की तरफ। मतलब यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स आपको किधर लेना चाहिए, एन के साइड में। आप क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे एन माइनस एम जी,
एंड इट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या ऐसा लिखने में दिक्कत है? मैं इस n को यहाँ पे एन ए लिख देता हूँ, इसको एन बी लिख देता हूँ। यहाँ से एन बी की वैल्यू क्या आ जानी है? इट इज एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या हमारा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया? से यस और नो? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, सी पॉइंट पे देखते हैं। सी पे अगर मैं बोलूं नीचे की ओर क्या है हमारे पास, ऊपर की ओर क्या है? एन सी। इस बार टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स? एम जी। सो दिस टाइम यू शुड राइट एम जी माइनस एन सी एंड इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो द वैल्यू ऑफ एन सी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या अग्री करते हो मुझसे? अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सा? बी। सबसे कम कौन सा? सबसे खास बात जानते हो क्या है? सी मैंने बोला सबसे कम है। सी मैंने क्या बोला? सबसे कम है। आप देखोगे ज्यादातर जो आपका पुल बनता है, या अगर आप पहले के पुल को देखो, वो जनरली ऐसे ही डोम शेप में बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? क्या क्लियरिटी आ रही है? नॉर्मल रिएक्शन वैसे केस में क्या होता है? कम लगता है। पुल पे कम नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कम नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? कम होगी। डन है? बिल्कुल क्लियर है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बेटा? मैक्सिमम एट बी। सो बी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। डन। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर तो आप लोग बताओगे मुझे। मैं बिल्कुल चुप हूं, मैं बोलने ही वाला नहीं हूं कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। वोटिंग कराऊंगा, बस क्वेश्चन पढ़ लो, वोटिंग कराऊंगा उसके बाद। पढ़ लिया सभी ने? चॉइस ए कितने लोग बोल रहे हो? मैं इसे काउंट कर लूंगा। नहीं, पढ़ लिया? चलो, तो फर्स्ट चॉइस कितने लोग बोलते हो? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? मतलब बाकियों का 0 मार्क्स आ रहा है। चलो ठीक है, फोर्थ चॉइस जो है यहाँ पे करेक्ट चॉइस है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और अभी जस्ट सिखाया था, अभी यहीं से तो स्टार्ट किया था आज की क्लास। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कहाँ से स्टार्ट की थी? हमें यही बोला गया है ना कि एक हमारे पास मास है एल लेंथ के थ्रेड के साथ कनेक्टेड है, और आप उसे क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो। तो यहाँ पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा वो आपको निकाल कर बताना है। यही बोला गया है। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी इतनी देर से मैं यही तो बोल रहा था आपको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, इसे सॉल्व करने में लगते हैं। हमें बोला गया है कि एक ही थ्रेड से ये 2 मासेस जो है ना इस तरीके से हैंग्ड है। और देखो, जब मैं इन केसेस को डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, उस समय ये बात दिमाग में सेट रहनी चाहिए कि हम mg के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको नीचे इस तरीके से स्लैक हो रहा है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मान लो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने इसे रखा है, और वहां पे क्या है आपका? सरफेस फ्रिक्शनलेस है। हम उसको डिस्कस करना नहीं चाहते, तब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ, एक मास पहले छोटे रेडियस में और दूसरा क्या हो रहा है? उससे बड़े में घूम रहा है, तो इन दोनों के ऊपर लगने वाले टेंशन का रेशियो क्या होने वाला है? यही पूछा गया है, T1 एंड T2। T1 किसके बीच में लगने वाला टेंशन है? हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जो टेंशन है ये T1 है, और यहाँ का टेंशन क्या है? T2। और कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या? स्ट्रिंग की लेंथ के बारे में भी कुछ बोला गया है क्या? स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम है, और दोनों की एंगुलर स्पीड भी क्या है? सेम है। बहुत बढ़िया। सॉल्व करें? कर लें? चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं। आप भी करना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं अगर यहां पे सबसे पहले सेकेंड मास की बात करूं, दूसरा जो मास है उसकी बात करूं, तो सेकेंड वाले मास पे क्या एक्ट कर रहा है बेटा? सिर्फ और सिर्फ टेंशन 2, यही है ना?
और टेंशन 2 जो एक्ट कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं T2 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओवरऑल लेंथ, पूरी लेंथ लिखनी पड़ेगी ना, वो कितने के रेडियस में घूम रहा है, क्या हो गया, वो कितने की रेडियस में घूम रहा है 12 पे, तो क्या मैं यहां पे 12 लिख सकता हूं। अब आगे आते हैं, फर्स्ट मास के बारे में बात करते हैं। देखो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे मजा नहीं आएगा। आप ये बताओ कि ये जो आपने T2 लिखा है इसको लिखने में कोई कंफ्यूजन है? एम ओमेगा स्क्वायर लिखना ही था और कितने के रेडियस पे घूम रहा था 12 पे, डिस्टेंस हमने भी क्या लिया है 12, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं इस फर्स्ट वाले मास की। लेफ्टवर्ड इसके ऊपर कौन सा फोर्स होगा, टेंशन। क्या राइटवर्ड भी फोर्स है, आंसर है हाँ। अगर M1 ने M2 पे लगाया है तो M2 M1 पे भी तो लगा रहा होगा ना, हाँ या ना। तो यहां पे T1 टुवर्ड्स द सेंटर, T2 अवे फ्रॉम द सेंटर, यू हैव टू राइट T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L। क्या कोई दिक्कत है? यहां पे T2 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे क्या बन जाएगा ये 3M ओमेगा स्क्वायर L। इज इट ओके? फर्स्ट था आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर एल, ये कितना हो गया 3M ओमेगा स्क्वायर एल, हुआ ना रेशियो। क्या मुझे बताने की नीड है, क्या है बेटा 3/2, सो 3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। डन। सेकेंड मास पे T1 कैसे लगेगा मुझे बताओ, क्या उससे फर्स्ट थ्रेड कनेक्टेड है, नहीं है, तो जो थ्रेड कनेक्टेड ही नहीं है उस फोर्स को हम कैसे लगाएं उसके ऊपर। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सुना भी था, ध्यान में भी रखेंगे आगे भी, कि अगर हम लोग कभी भी किसी भी मास के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो उस पर डायरेक्टली लगने वाले फोर्सेस के बारे में ही हम बात करेंगे। कौन सा फोर्स उसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा होगा इसको नहीं डिस्कस करेंगे। 5 लोग खड़े हैं, मैं सबसे पीछे वाले पर्सन को पुश कर रहा हूं, पहले वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले वाले पे नॉर्मल क्या लग रहा होगा निकालना है। इसमें पीछे वाले के फोर्स को कंसीडर करने की नीड नहीं है, मुझे बस लास्ट और सेकेंड लास्ट पर्सन के बीच के फोर्सेस को डिस्कस करना है वहां। इज दिस पार्ट इज ओके? हाँ बालक बोलो। 12 क्यों हुआ, 12 इस क्या, ट्वेल्व न्यूमरेटर में क्यों है यहां पे पूछ रहे हो? बेटा हम यहां पे फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं m ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, क्योंकि हमें एंगुलर स्पीड दी गई है ना कि लीनियर स्पीड। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेटा अब देखो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्वेश्चंस ही हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे कि हम लोग सड़कों को थोड़ा सा बैंक क्यों कर देते हैं, सड़कों पे फ्रिक्शन कितना होना चाहिए जिससे हमारी बाइक, हमारी कार सेफ टर्न ले सके। कोई साइकिलिस्ट है वो साइकिलिंग कर रहा है, रेसिंग कर रहा है, किसी टर्न पे जाता है तो अपनी बॉडी को लीन क्यों कर लेता है, और लीन करता है तो कितने एंगल पे लीन करता है। मौत का कुआं देखा है सभी ने, है ना, मौत के कुआं में हमारा जो मोटरसाइकिलिस्ट है या जो कार चलाने वाले होते हैं वो बिल्कुल वर्टिकल वॉल पे क्या करते हैं, व्हीकल को घुमा रहे होते हैं। तो किस स्पीड से वो जाएंगे जिससे व्हीकल सेफ उसके ऊपर घूम पाएगा, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी जिसके बाद वो गिरने की पॉसिबिलिटीज में आ जाएगा। क्या ये सारी चीजें हम अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन सबको हम लोग कैलकुलेट करने में लग सकते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से आते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके सामने ले रहा हूं, एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर with a constant speed of 10 meter per second. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of the length 1 meter. The angle made by the wire with the vertical is. हम लोग गाड़ी में हैं, गाड़ी के आगे में देखते हो कभी कभी कुछ शो पीस उसके ऊपर लगाया हुआ होता है। मान लो हम लोग थोड़ा फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमने क्या किया, सिंपल पेंडुलम लगा दिया है। क्या लगा दिया है? सिंपल पेंडुलम लगा दिया है। कुछ ज्यादा हो गया नहीं
चलो मान सकते हैं, अज्यूम करने में क्या है, हम लोग ट्रक पे आगे मास को स्टेबल कर सकते हैं, तो ये तो छोटा सा जंक्शन हुआ उसके, मतलब अगर उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमने क्या किया, एक पेंडुलम लगा दिया। अब किसी टर्न पे जब वो घूम रहा है तो क्या होगा, एक फोर्स नीचे तो लग ही रहा था, साथ ही साथ उसको सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए क्या एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर सकती है, वहां पे करेगी। हम उसे यहां पे कंसीडर करते हुए अब थ्रेड की एंगल के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा यहीं पे जो है ना, मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी आपको आइडिया दे देता हूं। हमने सूडो फोर्स पढ़ा था। सूडो फोर्स कब पढ़ा था हमने, जब हमारा ऑब्जर्वर जो है वो खुद नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में था, है ना, खुद एक्सेलरेटेड था। एम आई राइट? तो जब हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड था तो हम मानते थे कि हमारी बॉडी के ऊपर एक एडिशनल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि हमेशा किधर लगेगा, हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर के बराबर होगा। एम आई करेक्ट? यहां पे अगर हम सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं और मैं ऑब्जर्वर हूं, तो क्या मैं एक्सेलरेटेड हूं? मैं एक्सेलरेटेड हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स लगना चाहिए उस बॉब के ऊपर, हाँ या ना? मैं अगर उस बॉब को देख रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में वहां पे क्या होना चाहिए, एक सूडो फोर्स उस पर एक्ट करना चाहिए। दैट सूडो फोर्स इज बेसिकली नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन के केस में जो सूडो फोर्स आपका होता है, सर्कुलर मोशन के केस में जो सूडो फोर्स आप कंसीडर करते हो, उसको आप क्या नाम देते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, द फोर्स इज ऑलरेडी स्टडीड बाय अस, है ना, हमने इसे पढ़ा है। ये दो फोर्सेस को एक साथ हम अगर समझें तो उसके कंबाइंड फॉर्म को हम मान सकते हैं। हमने अभी सेंट्रीपिटल पढ़ा, टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन के बारे में बात की ना, तो जब मैं सर्कुलर पाथ पे गया, मुझ पे भी वो एक्सेलरेशन एक्ट किया, मुझ पे एक्सेलरेशन एक्ट किया, तो मैं अब खुद को नॉन इनर्शियल मान सकता हूं। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो मेरे रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा, वही सूडो फोर्स यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा। याद रहेगी बात अब मेरी, है कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पे इसे हम यूज भी करते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, ये मान लो एक हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे हमने एक पेंडुलम बॉब को हैंग कर रखा है। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखूं तो ऊपर टेंशन है, नीचे mg है, और क्या बाहर की ओर मैं यहाँ पे F सूडो ले सकता हूं, से यस और नो, जिसकी वैल्यू mv² के बराबर होनी चाहिए, ले सकते हो ना। अब आपने क्या किया बेटा, इस एंगल को मान लिया थीटा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स यहां पे हो सकते हैं, एक हो गया हमारा t cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया आपके पास, t sin थीटा। क्या आप x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट फोर्सेस को लिख सकते हो? आप लिखोगे यहां पे t sin थीटा इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r, एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg। इफ वी डिवाइड 1 एंड 2, अगर मैंने 1 और 2 को डिवाइड कर दिया तो वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई rg। इज इट ओके? अब आगे का काम आसान है ना, वैल्यूज दी हुई है क्या हमें, v कितना है बेटा 10, तो ऊपर हो गया 10 का स्क्वायर, नीचे r कितना है 10, और g भी कितना होता है 10, तो अगर मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या ये 1 आएगा, और ये 1 आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। इज दिस वन इज डिफिकल्ट? कौन सा आंसर होगा, सी। सीखा कुछ आपने यहां पे? दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, सुन लेना। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत कभी भी जब भी पड़ेगी तो वो इंक्लाइन प्लेन ही क्यों ना हो, आप हमेशा कंपोनेंट्स इस तरीके से ब्रेक करना जिससे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर सको। आप यहां पे कभी भी अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात मत करना, आप ऐसे फोर्सेस की बात करना जो कि हॉरिजॉन्टल में लग रही हो और वर्टिकल में लग रही हो। क्लियर है? कंपोनेंट्स हमेशा ऐसे ही ब्रेक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। बढ़ते हैं आगे, यहां से अपने पास टाइम है ना, हाँ, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले कुछ पार्ट्स में बांटता हूं और उसके बाद आपको यहां तक लेकर आता हूं, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़े से पार्ट्स में पहले बांट लेता हूं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे किसी टर्न पर सेफ टर्न को लेने से हैं, है ना। मान लो कि मैं कहीं पे सर्कुलर ट्रैक पे व्हीकल मूव करा रहा हूं, वहां पे मैं सेफ टर्न जो ले सकता हूं वो कैसे लूंगा और वहां पे क्या क्या कंडीशंस आएंगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला होगा बेटा सेफ टर्निंग के क्वेश्चन में हम बात करेंगे फ्रिक्शन एंड नो बैंकिंग की। किसकी बात करोगे आप? फ्रिक्शन है बट बैंकिंग नहीं है। तो मान लो कि मुझे कहीं पे सेफ टर्न लेना है और वहां पे हमारे पास एक व्हीकल जो दिया हुआ है ना, वो कुछ इस तरीके का है। मुझे इस व्हीकल को सेफ टर्न कराना है रोड पे, है ना, ये सड़क है, मैं यहाँ पे सेफ टर्न करना चाहता हूँ। तो क्या क्या होगा? क्या नीचे की ओर यहाँ पे एमजी लगेगा? मैं इस डायग्राम को हटा दे रहा हूँ बेटा। नीचे की ओर क्या एमजी लगेगा? ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन। और जब आप टर्न कर रहे हो तो टेंडेंसी होती है ना कि हम बाहर स्किड कर जाएं, स्लिप कर जाएं। साइकिल सीखा है आपने चलाने के लिए? चलाते समय गिरते हैं ना, टर्न वर्न पे जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी स्लिप कर जाता है। सैंड वैंड अगर पड़ा हुआ हो किसी टर्न के पास, पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं गिर जाने की, होती है ना। क्यों? क्योंकि बाहर स्किड करने की टेंडेंसी होती है। तो बाहर स्किड करने की टेंडेंसी होगी तो अंदर की ओर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। पहला पॉइंट मैं यहां पे लिखता n मेरे पास यहां पे mg के इक्वल है। दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखता f जो हमारे पास है ये mv स्क्वायर बाई आर के बराबर है। और n अगर पता है तो क्या आप f लिमिटिंग को यहां पे आसानी से लिख सकते हो? f लिमिटिंग लिख सकते हो? क्या लिखना चाहिए बेटा? f लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू mg। आगे का काम आसान है या टफ है? आसान है ना। आपको अब क्या करना है यहाँ पे? आप बोलोगे ऐसा है कि हमारा जो म्यू mg होगा ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? mv स्क्वायर बाई आर के। m से m को हटा दो और बाकी आप लिख सकते हो म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे आपके पास तीन क्वांटिटीज हैं, v, r एंड म्यू। इनमें से आपके पास दो अवेलेबल होंगी, एक आपको बताना होगा। क्या बताना मुश्किल होगा? से यस और नो? नहीं, आराम से बता लोगे। दूसरे टाइप पे आते हैं बेटा, सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है यहां बोलते हैं हमारा बैंकिंग है, बैंकिंग ऑफ द रोड है, बट किसी तरीके का क्या नहीं है? फ्रिक्शन नहीं है। हम बोलेंगे यहां पे फ्रिक्शन जो है वो नहीं लग रहा है, ठीक है ना। बैंक हुआ है रोड बट यहां पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो रोड को बैंक कर लेते हैं पहले। क्या हम इस तरीके से एक बैंक्ड रोड को दिखा सकते हैं बेटा? यह एंगल मेरे पास क्या है? थीटा है। अब अगर मैं यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बताओ नीचे की ओर mg परपेंडिकुलर टू द प्लेन n। और आज ही मैंने आपको क्या सिखाया अभी कि अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपको कंपोनेंट्स किधर लेने चाहिए? x एक्सिस और y एक्सिस में। तो क्या mg को तोड़ूं या n को तोड़ूं? n को तोड़ना पड़ेगा ना। mg तो ऑलरेडी वर्टिकल में है ही ना, उसको नहीं तोड़ना। यहां किसको तोड़ना है? n को तोड़ना है, ठीक है ना। तो यहां n को तोड़ेंगे तो एक हो गया हमारे पास n। यहां पे देखो ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा लिख दूं या निकाल के दिखाऊं? चलो निकाल के दिखा देता हूं। ये एंगल अगर थीटा है और ये 90 डिग्री है तो क्या ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा? ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो बचा हुआ एंगल क्या हो गया बेटा? क्या थीटा हो गया? सेटिस्फाइड? बढ़े आगे। तो ऊपर की ओर लगा हमारा n cos थीटा, टुवर्ड्स राइट क्या लग गया आपका? n sin थीटा। क्या यहां तक लिखने में कोई परेशानी है? अब आगे की बात करते हैं। यहां n sin थीटा ने क्या इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है? सो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर एंड n cos थीटा इज इक्वल टू
mg। क्या कोई दिक्कत है लिखने में? डिवाइड कर देते हैं बेटा 1 को और 2 को, यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। टफ है? तो फिर से आपके पास थीटा, v और r तीन क्वांटिटीज हैं, दो दी हुई होंगी, एक क्या होगा पूछा जाएगा, क्या बता सकते हो? तो पहला सवाल आपने किया सेफ टर्निंग लेना है फ्रिक्शन के द्वारा, दूसरा किया सेफ टर्निंग लेना है किससे? बैंकिंग से। अब तीसरा सवाल जो आता है वो आपके सामने अभी नीट में एक क्वेश्चन के फॉर्म में था, जहां पे बैंकिंग भी है और साथ ही साथ क्या है आपके पास, यहां बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है ना? पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर, द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू एस, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इज। पूछा गया है ना, मुझसे क्या पूछा गया है यहां पे कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी क्या होगी जिसके लिए मैं आराम से टर्न ले सकूं। क्वेश्चन क्लियर? अब देखो यहां पे दो सवाल आते हैं बेटा, मैं प्रीवियस स्लाइड को दिखाऊं, यहां दो सवाल आते हैं। एक आता है कि बहुत तेज चलेंगे तो क्या होगा, स्किड करने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और दूसरा होता है बहुत स्लो चल रहे हैं, होता है ना कभी कभी, साइकिल जो जिसने चलाना सीखा है वो तो बहुत आराम से रिलेट कर सकता है, जब बहुत स्लो स्लो घूम रहे होते हैं ना तब भी गिर जाते हैं, लेकिन जब स्किड करते हैं तो बाहर की ओर स्लिप करते हैं, और जब स्लो स्लो घूमते हो तो क्या होते हो, तो आप टॉपल कर जाते हो, एक तरीके से लुढ़क जाते हो, जिसको आप बोल सकते हो। ऐसा ही होता है ना, होता है ऐसा। तो वैसे केस में जब अंदर आपको टॉपल करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, बाहर लग रहा होगा। ये बात अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो अभी जो काम आप मैक्सिमम के लिए कर रहे हो, ये काम हम लोग मिनिमम के लिए भी कर सकते हैं। बस फर्क क्या होगा, अभी हम फ्रिक्शन अंदर की ओर लेंगे, वहां फ्रिक्शन कहां लेना होगा, बाहर की ओर लेना होगा। इज इट फाइन? नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट, है ना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो मैं यहां पे एक बैंक्ड रोड ले रहा हूं, इसका बैंकिंग क्या है बेटा, एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो थीटा है। मैंने मान लिया यहां पे कि नीचे की ओर हमारा mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है हमारा, ठीक है। फ्रिक्शन अभी कहां हमने बोला, स्किड करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन किधर लगा दें, इस प्लेन के अलोंग नीचे की ओर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये तीन फोर्सेस हमारे सामने हैं, और कोई फोर्स भी है क्या, बोलेंगे नहीं, और तो कोई नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, इनके कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। ये एंगल क्या हमारे पास बेटा, वर्टिकल के साथ जो है ये थीटा है, तो मैं इसे n cos थीटा और इस वाले को n sin थीटा ले सकता हूं क्या। और सबसे खास बात बताऊं, मैं यहां पे फ्रिक्शन को भी जो है ना f लिमिटिंग लिख रहा हूं। जानते हो क्यों f लिमिटिंग लिख रहा हूं? इसलिए f लिमिटिंग लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे मैक्सिमम फोर्स की बात कर सकूं। क्यों मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे निकालने को बोला गया है ना। तो सिंस लिमिटिंग केस ही पूछा गया है तो मैं भी अपनी तरफ से लिमिटिंग ही ले भी रहा हूं। तो मैं यहां पे f लिमिटिंग ले लेता हूं, एंड इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n। कोई दिक्कत नहीं, इसके भी कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, FL cos थीटा, और वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा हमारा FL sin थीटा। क्या यहां तक क्लियरिटी है सभी बच्चों को? अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। पहला पार्ट है हमारा y एक्सिस के अलोंग। y एक्सिस के अलोंग अब मुझे अगर लिखना हो तो क्या मैं n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस FL sin थीटा लिख सकता हूं। और FL की वैल्यू क्या, अभी आपने खुद बोला कि म्यू n होना चाहिए, तो क्या मैं इसे म्यू n sin थीटा लिख दूं, कोई दिक्कत है? से यस और नो, जल्दी से बोलो बच्चों, यस और नो लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं ना। तो यहां पे अब हम लोग n को जो है ना वो एक साइड कर लेते हैं और बाकी क्वांटिटीज को एक साइड कर लेते हैं। रीजन क्या है, हमारे आंसर में n कहीं नहीं है, तो मेरा पर्पस है n को यहां से रिमूव करना। तो मैं यहां लिखता हूं n cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा
is equal to mg, and this will be our first equation. Now come to the second one. Along x-axis, x-axis के along क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे n sin थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, एंड दोनों के दोनों मिलकर प्रोवाइड क्या कर रही हैं? क्या एम वी स्क्वायर बाई आर हम यहां लिख सकते हैं? से यस और नो? अब अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, 2 को क्या करूं? 1 से डिवाइड कर दूं, तो n यहां भी कॉमन, यहां भी कॉमन, मैं यहां पे लिख पाऊंगा आराम से. पहले मैं राइट हैंड साइड वाले को लिख दे रहा हूं. सो इट इज वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. क्या आप सभी मुझसे अग्री करते हो बच्चों? और नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आपको दिख रहा है क्या? v की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई? यहां पे अगर मैं v मैक्स लिखना चाहूं तो मैं आराम से रूट अंडर आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आराम से हंसते खेलते हुए लिख सकता हूं क्या? जल्दी हाँ या ना बोल दो. लिख सकते हो? अब आप मुझे एक हेल्प करो, आप मुझे एक छोटा सा हेल्प करो. आप अगर इस साइन थीटा कॉस थीटा इस सबके पार्ट को कॉस से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो क्या ये 1? अच्छा मैंने कॉस से डिवाइड किया, ये टैन थीटा, ये 1, और ये क्या है? म्यू इसके साथ है, तो टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा आपके पास आएगा क्या? आप देखो यहाँ पे चॉइसेस में है क्या? क्या आपके पास जो डी ऑप्शन है ये यही लिखा हुआ है क्या? तो आप सीधे सीधे डी ऑप्शन पे जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं. और अगर यहीं पे मिनिमम की वैल्यू पूछी जाती तो आपका जो आंसर आता, मैं वो कोट कर दे रहा हूं, इट इज आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा होता है. मीन्स जहां जहां प्लस था वहां वहां क्या हो गया? माइनस हो गया, और जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और रीजन क्या है? फ्रिक्शन आपका जस्ट क्या हो जाने वाला है? अपोजिट हो जाने वाला है. डन है? तो यहां पे बेटा इस पार्ट को हम लोग ओवर करते हैं. डायरेक्ट अगर आप रिलेशन लर्न कर पाते हो इट्स वेल एंड गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर सकते हो. ठीक है, तरीका मैंने इसलिए सिखा दिया कि हम प्लस माइनस में भी गलती करेंगे ना, तो यहाँ पे उसके लिए भी चॉइसेस होती हैं, है ना, इसलिए मैंने बता दिया. आपको मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो आज की क्लास अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ बेटा. थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है आज काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने का अप्रोच क्लियर हुआ होगा. क्लियर हुआ है सभी को? तो आज घर पे जाकर ज़्यादा मेहनत करनी है, कुछ ज़्यादा सवाल बनाने हैं. ठीक है, और 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला है, हम किसी और दिन 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेके उसे सीख लेंगे. ठीक है, कल नहीं सिखा रहा, तो आप कल के लिए टेंशन मत लो. ठीक है, ओके देन, थैंक यू एवरीवन.